हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए हम लोग साइंस के क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी में नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन +2 है, मतलब डायोप्टर +2 है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए जैसे ही आवर्धन पॉजिटिव होता है तो हमारा जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक। तो अब अगर आपको ये पता चल जाए तो आसानी से आप कर पाएंगे। ऑप्शन है, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा। बी, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा। सी, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा। डी, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा। तो इसका सही आंसर सी होगा, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष तापमान पर मतलब रूम टेम्परेचर पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है। तो अगर आप जानते होंगे कि V इक्वल टू होता है IR। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधकता का सही क्रम बताना है। और आपको पता है कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसका मतलब इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए, चांदी, नाइक्रोम, कांच। और इसको सही से लगाना है तो क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम है तो सबसे मेन ये होगा चांदी, उसके बाद नाइक्रोम होगा और उसके बाद कांच का स्थान होगा। तो देखिए प्रतिरोधकता कांच की ज़्यादा होगी, फिर नाइक्रोम की ज़्यादा होगी और फिर उससे कम किसकी होगी, तो चांदी की। तो कांच सबसे ज़्यादा, उससे कम नाइक्रोम, उससे कम चांदी। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट जब होता है लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या होती है, काफी कम हो जाती है। बी, परिवर्तित नहीं होती। सी, अत्यधिक बढ़ जाती है। डी, घटती बढ़ती रहती है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब जो करंट का फ्लो है वो तीव्र हो जाता है, तो अत्यधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बी, विद्युत जनित मतलब जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सी, धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं में होगा। डी, हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युन्मय तार होता है। तो इसका सही नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर डी होगा। देखिए जब भी हम ग्रीन कलर का जो वायर यूज करते हैं, वायर, तो वो बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, ग्राउंडिंग के लिए। ठीक है, ग्राउंडिंग मतलब जिसको अर्थिंग बोलते हैं, उसके लिए। ठीक है, इसीलिए यह किसी विद्युत आपूर्ति को संकेतित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का 200 मीटर व्यास के किसी वृत्तीय पथ, ये वृत्तीय पथ हुआ और इसका व्यास कितना है, 200 मीटर, एक चक्कर 30 सेकंड में लगाता है। मतलब यहाँ से अगर आप शुरू करें और ऐसे घूमें तो ये टोटल 30 सेकंड में ये कवर कर ले रहा है। ठीक है। 3 मिनट 45 सेकंड की समाप्ति पर विस्थापन पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होगा। तो देखिए 3 मिनट 45 सेकंड की बात करें तो 3 × 60 कर दें तो 6×3 = 18, 180 सेकंड ये और 45 सेकंड और ऐड कर दें तो 5 8 4 12, तो 225 सेकंड हो गया। अब देखिए 30 सेकंड में एक चक्कर मतलब 30 × 7 कर दो तो 210 सेकंड हो गया। और 10 और बच कितना गया, तो यहाँ 15 सेकंड। ठीक है। तो देखिए 210 सेकंड में तो ये 7 चक्कर लगाएगा, तो जहाँ से शुरू कर रहा है जहाँ पहुँच रहा है तो ये विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो जाएगा, जीरो। बच गया 15 सेकंड में, तो ये 15 सेकंड में यहाँ से शुरू करके यहाँ तो आ ही जाएगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मिनिमम दूरी हम तय करते हैं वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना
कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम एक जो द्रव्यमान है m1 इसको दोगुना कर दें, ठीक है, m2 से, और जो डिस्टेंस है ये, इसको भी हम, ये r है तो इसको हम क्या कर दें, 2r कर दें, तो क्या होगा, तो आपको पता ही है g इंटू m1 अपॉन m2 का आर स्क्वायर होता है, तो g इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन r का मान 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 मतलब आधा हो जाएगा, तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो बल आधा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन अभिकरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ए, लंबे समय तक छोड़े गए मक्खन का स्वाद बदल जाता है। बी, जब बेरिलियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफेद पदार्थ बन जाता है। और सी, लोहे से बनी वस्तु पर लाल भूरा चूर्ण लेपित होता है। डी, मदिरा समय के साथ खट्टी होने लगती है। तो देखिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मदिरा जो है खट्टी होगी ही। लंबे समय तक अगर आप मक्खन को बाहर छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके स्वाद उसका चेंज हो जाता है। और लोहे को भी अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, लाल भूरे रंग का लेप बन जाता है, मतलब जिसको जंग बोल रहे हैं। लेकिन ये जो बी है, जब बेरिलियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये कोई भी सफेद पदार्थ नहीं बनता। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है। ए, पेशियों में, बी, मूत्र में, सी, चींटी के डंक में, डी, मानव मस्तिष्क में। इसका सही आंसर सी होगा, चींटियों के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, सी पूर्ण रूप से जल रहा है, डी गीला है। तो इसका आंसर बी होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। तभी हम जब उसको जलाते हैं तो अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट दिखाई देती है। क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में संतृप्त और असंतुष्ट आबद्धों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बॉन्ड्स कितने होंगे, संतृप्त और असंतृप्त होगा। ठीक है, इसको कट करके ऐसे लिख लीजिए, असंतृप्त। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो साइक्लोहेक्सेन की बात की जा रही है तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, तो ये 6 हो गए, इसके साथ दो दो हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे, तो अब देखिए, तो ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे तो जो संतृप्त सिचुएशन है ये 18 हो जाएगा, 12 ये और 6 ये, तो 12 6 18। लेकिन जो असंतृप्त का सिचुएशन है कोई नहीं बन रहा है, इसलिए ये 0 होगा, इसलिए सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन है, जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको अगर आप क्या करेंगे, जल में घोल देते हैं तो क्या होगा। ए, वे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, बी, वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, सी, वे उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, डी, वे हाइड्रोक्साइड उपलब्ध कराते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, वे अम्लीय ऑक्साइड बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए, इस तकनीक में एक जीव से जीन को वियुक्त किया जाता है और उसे किसी अन्य जीव की कोशिका में अंतरित किया जाता है। बी, इस तकनीक के अनुप्रयोग केवल पादपों में होती है। सी, कीट प्रतिरोध के जीन फसल पादपों से वन्य पादप में फैल सकते हैं। डी, पार जीन मतलब ट्रांसजेनिक प्राणी निर्मित करने के लिए नवीन जीनों को विकास के बहु प्रारंभिक चरण में निविष्ट कराया जाता है। तो सही आंसर इसका बी होगा, इस
तकनीक का अनुप्रयोग केवल पादपों में नहीं बल्कि जंतुओं में भी की जाती है। ठीक है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? ए चिकनी पेशी स्मूथ मसल्स, बी घनस्थी उपकला क्यूबाइडल इपिथेलियम, सी सल्फी उपकला स्क्यूमस इपिथेलियम, डी रेखित पेशी स्ट्रेड मसल। तो इसका सही आंसर सी होगा। स्क्यूमस इपिथेलियम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है अगर किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका कला के बारे में सही है? यह सेलुलोज की बनी होती है, बी यह सभी पदार्थों के लिए पारगम्य संरचना है, यह नम्य होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य यह नम्य होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य बनाती है, डी यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का विसरण नहीं होने देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका कला की बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। यह नम्य होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिका कला का मतलब है सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? ए श्वसन रेस्पिरेशन, बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, सी निम्नीकरण और डी खनिज अवशोषण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? कमी के कारण? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। तो सही आंसर इसका विटामिन डी होगा, ऑप्शन डी। विटामिन डी के कारण ही रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी से बेरी होती है, कमी से बेरी। विटामिन ए से रतौंधी होता है, ठीक है, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, रक्त वाहिनी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रक्त वाहिका और दूसरा है कार्य। ठीक है, इसको बोलते हैं रक्त वाहिका को ब्लड वेसल्स और कार्य को फंक्शन। ऑप्शन है ए फुफ्फुस धमनी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, बी केशिका कैपिलरीज, सी हृदय धमनी, इसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी, डी फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन। शिरा को वेन बोलते हैं, धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। ए के सामने है फुफ्फुस से हृदय को रक्त ले जाती है, मतलब कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। दूसरा है हृदय पेशी को रक्त ले जाते हैं, मतलब कैरिड ब्लड टू हार्ट टू मसल। तीसरा है धमनियों और शिराओं के बीच संयोजन, कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और चौथा है हृदय से फुफ्फुस को रक्त ले जाते हैं, मतलब कैरिड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो देखिए, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है? वो कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स होता है। ठीक है, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है वो हार्ट से लंग्स को ब्लड ले जाता है। जो केशिका होता है, कैपिलरीज होते हैं, वो कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, और जो कॉर्नरी आर्टरी होता है वो क्या करता है? वो कैरी ब्लड टू हार्ट टू मसल जाते हैं, हार्ट टू मसल। ठीक है, और जो शिराएं होती है, वेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? लंग्स टू हार्ट तक ब्लड को ले जाते हैं। तो शिरा का काम क्या है? लंग्स टू हार्ट ले जाना। धमनी का काम क्या है? हार्ट से लंग्स को ले जाना ब्लड को। और जो कैपिलरीज होती है वो कनेक्शन प्रोवाइड कराती है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। और जो धमनी होता है वो क्या करता है? वो हार्ट से मसल तक क्या करता है? जो कॉर्नरी आर्टरीज होता है वो हार्ट से मसल तक
ब्लड को ले जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ए सूर्य से आने वाला अपेक्षाकृत लघु तरंग और रक्त इंफ्रारेड विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकता है, जबकि भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंगदैर्घ्य और रक्त इंफ्रारेड विकिरण वापस कांच के पार नहीं जा सकता। बी है सूर्य से आने वाली अपेक्षाकृत लघु तरंग और जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होते हैं ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकते हैं और भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंग और रक्त मतलब कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं वापस कांच के पार जा सकते हैं। सी है सूर्य से आने वाला अपेक्षाकृत लघु तरंग और रक्त इंफ्रारेड विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत लॉन्ग तरंगदैर्घ्य और रक्त इंफ्रारेड विकिरण वापस कांच के पार जा सकता है। डी कोई भी इंफ्रारेड विकिरण ग्रीन हाउस के कांच में के पार नहीं जा सकता। तो देखिए जो सही आंसर होता है जो सन होता है वहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है जो इंफ्रारेड आते हैं वो प्रवेश तो कर सकते हैं, ठीक है, और वापस वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर वो प्रवेश कर गए ग्रीन हाउस में तो फिर वो वापस नहीं जा सकते, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है। ए तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन, बी तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, सी तारे की स्थिति में लगातार परिवर्तन, डी तारे के प्रकाश का दोलन। तो सही आंसर इसका बी होगा, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर ही तारे में टिमटिमाहट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह मुख्यतः मीथेन गैस की बनी होती है, यह बी है यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सी यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है, डी यह बिना धुआं के जलती है और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती। इसका सही आंसर बी होगा, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि जो बायोगैस है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। इसके अलावा बायोगैस में मीथेन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये गोबर का अपघटन करके बनता है और यह बिना धुएं के जलती है और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती। नेक्स्ट है मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी यूरिक अम्ल, डी मेथेनोइक अम्ल। तो सही आंसर इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। ए प्रोटोजोआ, बी वायरस, सी लाइकेन, डी सैकोमाइसीस। तो सही आंसर इसका सी होगा, लाइकेन जो है ये जीवित जीव लिटमस होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है ए वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुलना, बी वर्षा में खनिजों का घुलना, सी वर्षा में धूल कणों का घुलना, डी वर्षा में मृदा विलयन का घुलना। तो इसका सही आंसर ए होगा, वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुलना। नेक्स्ट है किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है। ए इसकी कोशिका अमाप में परिवर्तन, बी इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, सी इसके आकार में परिवर्तन, डी इसके रंग में परिवर्तन। तो सही आंसर बी होगा, इसके आनुवांशिक द्रव्य जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रोटिस्टा, बी फंजाई, सी मोनेरा, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर कवक होगा, फंजाई से संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइफी क्या है।
ए ईस्ट द्वारा उत्पादित होते हैं, बी अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं, सी जनन कोशिकाएं होती है, डी आर्द्र दशाओं में कोशिका को जल की हानि से बचाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। हाइफी जो होता है अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।